सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे राम सेतु के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि राम सेतु क्या है, कहां पर है और इस समय इसकी ऐतिहासिकता का मुद्दा क्यों चर्चा में बना हुआ है। साथ ही समझेंगे कि राम सेतु के निर्माण को लेकर कौन कौन से मत हैं और वह कितने साइंटिफिक हैं। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे CSR अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में, समझेंगे CSR क्या है, क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राम सेतु के विषय में। थोड़ा सा मैप को देखिए, जिससे आपके टॉपिक पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी बेहतर हो सके। यहां पर देखेंगे तो आपको तमिलनाडु राज्य दिखाया गया, यहां पर आप देखेंगे तो श्रीलंका दिखाया गया है। अब ये देखिए, तमिलनाडु का यह जो भाग है ये सबसे पूरब में है, यहां पर अर्थात श्रीलंका के पास अगर देखेंगे तो यह जो भाग है सबसे पूरब की ओर। अब यहां से लेकर यह जो भाग है यहां तक एक जो है कि स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर को कुछ लोग कहते हैं कि यह राम सेतु पुल है, जिसका निर्माण जो है कि भगवान राम के द्वारा करवाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह जो है कि क्या है, एक प्रकृति के द्वारा रेत के इकट्ठा किए जाने से, कुछ जो है कि चट्टानों के एकत्रित होने से बना है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये जो कोरल होते हैं, परवाल होते हैं, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। अभी एक चीज और समझ लीजिए कि इस समय अगर कोई पानी का जहाज यहां से चलना चाहे तो वर्तमान समय में वह इस डायरेक्शन से होकर जाता है, अर्थात उसके पास यह विकल्प नहीं है कि वह इस डायरेक्शन से होकर जाए। कारण क्या है कि यह जो पुल है, यह पुल जो है कि अभी भी कई जगह ये ऊपर उठा हुआ है, या फिर ये कहें कि ये जो पुल है इसकी गहराई अभी भी आप देख सकते हैं, यह जो है कि एक छिछला क्षेत्र है। तो स्वाभाविक है जो पानी के जहाज हैं वो जब चलेंगे तो यहां पर फंस सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले जो है कि सरकार ने क्या प्रयास किया था कि क्यों ना हम इधर से होकर एक रास्ता इधर से बना दें, लेकिन उससे लोगों ने कहा कि नहीं, यह तो क्या होगा कि जो राम सेतु है उसको तोड़ना पड़ेगा, और राम सेतु क्या है, एक धार्मिक मुद्दा है। इसके कारण यह बात कोर्ट में भी गई, कोर्ट में भी जो है कि सरकार ने अपना पक्ष रखा था। लेकिन अभी जो चर्चा है वह चर्चा इसलिए की जा रही है ताकि यहां पर जो राम सेतु है इसकी ऐतिहासिकता का पता लगाया जा सके, यह समझा जा सके कि आखिर ये कितना पुराना है, इस यहां की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें कौन सी हैं, वो क्या वास्तव में इसका जो निर्माण है वह कई हजार साल पहले किया गया था, या फिर ये नवीन चट्टानें हैं। तो इन सभी चीजों का आगे जिक्र आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको ही बता दिया। अब देखिए, जो अब आपको मैंने एडम ब्रिज वाला क्षेत्र दिखाया, इसमें अगर भारत से आप जो है कि इधर बढ़ेंगे एडम ब्रिज की ओर, तो यहां पर आपको एक लोकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है रामेश्वर। यहां पर दिखाया गया है धनुषकोडी, और यहां से आपको ये जो क्षेत्र है आपको नौका के माध्यम से ही जाना होगा, अर्थात आप पैदल चलकर नहीं जा सकते। कई जगह छिछला जरूर है, लेकिन फिर भी ये इतना कम यहां पर पानी नहीं है कि आप आराम से पार हो सके। और ये देखिए, यहां पर आपको मन्नार दिखाया गया, इसका भी जिक्र आगे आएगा। अब हमने इसको देख लिया, तो थोड़ा सा हम इसको जो है कि मैप को जूम कर देखते हैं और इसका थोड़ा सा एक सैटेलाइट इमेज देखते हैं। अब देखिए, यह आपको मैं इंडिया का मैप दिखा रहा हूं, ये देख रहे होंगे। यहां से हम दिल्ली से जो है कि बढ़ते हैं दक्षिण की ओर, और जब दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए आपको यहां पर ये दिखाया गया है तमिलनाडु वाला एरिया, और यहां पर देखिए ये आपका श्रीलंका दिखाया गया। अब इसको देखेंगे तो मैं इसको जूम कर रहा हूं, और इसको जूम करते हुए ये देखिए यहां से लेकर यहां
यहाँ तक का यह जो भाग है इसको आप देख सकते हैं, ये क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर जो जल है वह जल की गहराई ज्यादा नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है यहाँ पे पुल रहा हो और अभी क्या हुआ है कि वाटर लेवल ऊपर हो गया है जिसकी वजह से दिखाई ना देता हो। इसको हम अगर 3D में देखें तो कुछ इस रूप में यह नजर आएगा। इसको हमने देख लिया, इसका जो आगे भी चित्र आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम टेक्स्ट के माध्यम से इन सभी चीजों को समझते हैं। अब जितनी चीजें मैंने बताई हैं सबका जिक्र आगे आने वाला है। राम सेतु तमिलनाडु के जो है कि दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य बनाई गई एक श्रृंखला, एक मार्ग या एक पुल है। ये तीनों शब्द मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या है, रॉक्स अर्थात चट्टान की एक श्रृंखला। कुछ लोग कहते हैं नहीं, यह वह मार्ग है जिसको भगवान राम और उनके जो है कि भक्तों ने बनाया था जिससे वह इंडिया से होकर श्रीलंका जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि यह पुल है, यह वही पुल है जिसको जो है कि हनुमान जी और उनके भक्तों या नल और नील के द्वारा बनाया गया था, अर्थात भगवान राम के साथ जो लोग थे उनके द्वारा बनाया गया था। इसे पहले जो है कि नल सेतु के नाम से जाना जाता था, फिर इसको राम सेतु कहा जाने लगा और दुनिया में इसको एटम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह जो पुल है 48 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को क्या करता है, पाक की खाड़ी से अलग करता है। इस पुल का एक जो है कि बड़ा समुद्री क्षेत्र जो है, जो हमने दिखाया, वह उथला है और कुछ स्थानों पर तो इसकी जो गहराई है वह 3 फीट से लेकर मात्र 30 फुट है और इसके कारण यह जो क्षेत्र उथला है, यहाँ पर जो बना हुआ स्ट्रक्चर है अभी भी आप देख सकते हैं। कुछ स्थानों पर यह शुष्क हो गया है अर्थात सूख गया है और इसके कारण, सूखने के कारण आपको बीच बीच में कुछ भाग ऊपर उठे हुए नजर आएंगे। अर्थात कुछ दूर अगर आप इस पुल पर चलिए तो हो सकता है आपको सूखा भूमि मिल जाए, कुछ दूर आने के बाद आपको गहराई ज्यादा मिल जाए, कहीं पर आपको छिछला भाग मिले। सभी चीजें हैं, ये सभी चीजें आपको यूपीएससी में ऑप्शन देकर पूछी जा सकती है। अब ये चूंकि उथला है, इसके कारण यहां से होकर नौगमन अर्थात यहां से पानी के जहाज नहीं जा सकते, पैदल आवागमन होता है या जो छोटी छोटी नौकाएं होती हैं उनके माध्यम से इसका हो सकता है। ब्रिटिश सरकार के 132 वर्ष पुराने एक दस्तावेज जिसका नाम है मैनुअल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी का इसका जो संस्करण 2 है, इसके पृष्ठ क्रमांक 158 के विवरण से पता चलता है कि कुछ साल पहले जब यह लिखा गया था उसके विषय में कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले तक यह जो हिस्सा था उथला था और लोग क्या करते थे, इसे पैदल चलकर ही पार कर लिया करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका की ओर आपको जाना हो तो इनका कहना है कि इन्होंने लिखा कब था इस किताब को, जब हमारे यहाँ क्या है ब्रिटिश कंपनी थी, तो वह उससे पहले कह रहे हैं कि कुछ 100 साल पहले इसको क्या किया जा सकता था, पैदल पार किया जा सकता था। इसका मतलब है कि कोई ऐसा रास्ता था, पुल था जो क्या करता था, आवागमन को सुनिश्चित करता था। कई अन्य स्रोतों से पता चलता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पुल पूरी तरह से सागर के ऊपर था और 1480 में एक चक्रवात ने इसको तोड़ दिया और जब तोड़ दिया तो उसके बाद से क्या हुआ है कि यहाँ का जो यहाँ पर जल का विस्तार हो गया है। अदरवाइज अगर इनका कहना है कि कुछ 100 साल पहले हम जाएं तो हमें कंटिन्यूअस एक पुल दिखाई देगा जिस प्रकार के पुल का हम निर्माण करते हैं। अब हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता का लंकापति रावण ने अपहरण कर लिया तो राम जी ने लंका जाने का निर्णय लिया और सभी देवताओं का आह्वान किया कि हमें क्या चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और लंका जाने के मार्ग में क्या था, एक समुद्री रुकावट थी। समुद्री रुकावट का मतलब यहां पर जल था और जल से होकर कैसे जाते, तो इसके कारण राम जी ने क्या किया, सभी देवताओं से आह्वान किया कि वह सहयोग करें और इसमें उन्होंने वरुण देवता से भी समुद्र के पानी को कम करने के लिए मदद मांगी। लेकिन वरुण
वरुण देवता ने क्या किया, ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है कि श्री राम जी ने क्या किया, समुद्र को सुखाने के लिए जैसे ही अपना धनुष उठाया तो जो वरुण जी थे यह भयभीत हो गए और इन्होंने क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना किया कि श्री राम जी की सेना में, अर्थात श्री राम जी से कह रहे हैं कि आपकी सेना में नल नील नाम के दो जो है कि आपके भक्त हैं, वानर हैं, और जो राम नाम लिखकर जिस पत्थर को भी समुद्र में डाल देंगे वह तैरने लगेगा और इस तरह से आप पुल का निर्माण कर सकते हैं, आपको पानी सुखाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे माफ कीजिए, ऐसा वरुण देवता ने कहा। ये किसके अनुसार बता रहा हूं मैं, रामायण के अनुसार। अब प्रश्न आएगा कि मैं क्यों बता रहा हूं, तो कई बार क्या होता है, जैसे इस समय टॉपिक चर्चा में बना हुआ है, मान लीजिए आपका इसी समय इंटरव्यू हो जाता है तो आपसे 100% ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों से दरअसल यह पता चलता है कि आपको अपने धर्म के साथ साथ कितनी चीजों की जानकारी है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, विज्ञान की इनपुट को आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, या फिर आपका जो मत है वह कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रिजिड है, कई तरह की चीजों को चेक किया है। कुल मिलाकर इसके बाद जो है कि जब इन नल और नील के विषय में ऐसा बताया गया तो बताया गया कि नल और नील ने फिर इसको क्या किया, पत्थरों को छूकर इसमें डालना प्रारंभ किया और इससे क्या हुआ, पुल का निर्माण हो गया। रामायण में बताया गया कि बचपन से ही दरअसल नल और नील दोनों जो लोग थे ये काफी जो है कि शरारती थे, नटखट स्वभाव के थे और इसके कारण ये जो ऋषि मुनि होते थे तो ऋषि मुनियों का सामान जो है कि पानी में फेंक दिया करते थे। इससे क्या हुआ, ऋषियों ने परेशान होकर इन्हें शाप दे दिया कि इनका फेंका कोई सामान जल में नहीं जाएगा और इसी यह जो श्राप था, इनको जो साप दिया गया था, यही साप क्या हो गया, यहां पर काम आ गया और जिस पत्थर को इन्होंने छुआ वह तैरने लगा, पत्थर डूबा नहीं और यहां से राम सेतु का निर्माण हो गया। ये किसके अनुसार बता रहा हूं मैं, रामायण। तो धार्मिक पुस्तकों के अनुसार इस जो पुल की लंबाई बताई जाती है वह 100 योजन बताई जाती है और एक योजन में जो है कि 13 से लेकर 14 किलोमीटर होता है। तो आप समझ सकते हैं इसके अनुसार पुल की लंबाई कितनी होगी। इस पुल को बनाने में 5 दिन का समय लगा था धार्मिक पुस्तकों के अनुसार। सेतु निर्माण के बाद श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना किया और जब पूजा अर्चना किया तो यह कहां किया, यह रामेश्वर नामक स्थान पर किया और यही रामेश्वर का शिवलिंग आज जो शिवलिंग है आज भगवान के प्रमुख 12 शिव जो ज्योतिर्लिंग हैं इसमें शामिल किया जा सकता है। अब देखिए नल और नील का मैंने जिक्र इसलिए कर दिया कि अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरव्यू वगैरह में कि आखिर नल और नील के ही कारण ऐसा क्यों हुआ तो आप बता दीजिएगा उनको ऐसा शाप दिया गया था, ऐसा जो है कि धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। फिर ये पूछेगा कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जो रामेश्वर का शिवलिंग है वो क्यों चर्चित है, उसका इतिहास क्या है, तो यहां से ये चीजें आपको पता चल जाएगी। इस पुल के निर्माण और इसकी जो प्राचीनता है इसको लेकर कई तरह के विवाद हैं। कुछ लोग इसे बताते हैं कि यह जो है कि 3500 साल पुराना है, कुछ लोग कहते हैं 7000 साल पुराना है और अमेरिका के कई शोधकर्ताओं का भी मानना है कि लगभग ये 7000 साल पुराना हो सकता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यह उतना ही पुराना है जब क्या हुआ था, भगवान राम का अवतार हुआ था। तो खैर ये अलग अलग चीजें हैं, सभी मतों को आपको जानना है। कुछ समय पहले ही जो है कि अमेरिका के साइंस चैनल ने अपने तथ्यों के आधार पर दावा किया था कि ये जो सेतु है प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है और यहाँ से जो हमारी धार्मिक मान्यताएं थी उनको और थोड़ा सा बल मिला और यह हुआ कि हो सकता है कि जो हम कहानियां सुनते हैं, जो कथाएं सुनते हैं वह बिल्कुल सही हों। राम सेतु का जो चित्र है यह लिया गया था जो है कि नासा के एक जेमिनी 11 नामक सैटेलाइट्स के द्वारा और यह लिया गया था 1966 में। जब यह चित्र लिया गया तो उसके बाद इसकी स्टडी की गई तो कई तरह की संभावनाओं को लेकर यहां पर चर्चा की गई और यहां जो समय है इसी के बाद पूरे भारत में इसमें चर्चा होने लगी कि आखिर क्या यह वही राम सेतु है जिसका निर्माण किया गया था। अगर ये वही राम सेतु है तो फिर ये कंटिन्यूस क्यों नहीं है, और फिर सेतु है तो इसको पुल जो है कि समुद्र के ऊपर होना चाहिए था। इन सभी चीजों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन 1966 के बाद क्या हुआ कि इसको लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई तरह की चर्चाएं प्रारंभ हुई। इस पुल का जो धार्मिक मान्यता हुआ तो अपनी जगह है, लेकिन इससे बनने की जो वैज्ञानिकता है उस पर कई तरह के प्रश्न उठते रहे हैं, कई तरह की बातें उठती रही हैं।
इस सेतु को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद आया वह आया था 2005 में। और उस समय विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ था कि उस समय की जो यूपीए 1 की सरकार थी, इसने कहा कि हम 12 मीटर गहरे और 300 मीटर चौड़े एक चैनल का निर्माण करेंगे और इस चैनल से होकर क्या होंगे, समुद्री जहाज जा पाएंगे। और इस प्रोजेक्ट को क्या हुआ, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत हरी झंडी दी गई। अब जब यह कहा गया तो फिर से वही बात आई कि 1966 के बाद जब सैटेलाइट्स की इमेजेस उपलब्ध हुई, उसके बाद जो हमारे यहाँ की जो इमेजेस आई, तब फिर ये लगा कि नहीं, इसको तो कंजर्व करना चाहिए। अब इस परियोजना को जैसे ही प्रारंभ किया गया, वह जो है कि तुरंत जो है कि बात बढ़ने लगी और यह हुआ कि इस मुद्दे पर जो है कि सरकार को घेरने की तैयारी हो और इसके लिए कोर्ट में क्या किया गया, अपील की गई। फाइनली ये बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुंची ये बात, तो सरकार ने पक्ष रखा कि अगर हम इस परियोजना को सेतु समुद्रम परियोजना, जिसके तहत इस चैनल का निर्माण करना है, अगर हम बना लेते हैं तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सीधे जुड़ जाएंगे और इससे 36 घंटे का क्या होगा, समय का बचत होगा। और यह भी कहा गया कि जब इतना वो श्रीलंका घूमकर जहाज जाते हैं तो इसमें तेल काफी खर्च होता है और इसकी वजह से जब तेल ज्यादा खर्च होता है तो क्यों ना हम समय और ऊर्जा को बचाएं। अब प्रश्न आया, कोर्ट किसने, सरकार ने पूछा कि सरकार से कोर्ट ने पूछा कि आपका क्या मानना है कि आखिर इस पे क्या किया। तो सरकार ने कहा था यह स्ट्रक्चर मानव निर्मित ना होकर प्राकृतिक है और यहीं से क्या हुआ, इस मुद्दे को जो है कि बीजेपी ने, अर्थात वर्तमान की जो रूलिंग पार्टी है, उस समय जो अपोजिशन में थी, उसने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसको लेकर काफी विरोध होने लगे। और जब विरोध होने लगे तो इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। लेकिन अभी जो हुआ है वह कोई नया प्रोजेक्ट प्रारंभ नहीं कर दिया है वर्तमान सरकार ने। उसने कहा है कि हम इस राम सेतु की जो ऐतिहासिकता है इसको हम स्टडी करवाएंगे। अब प्रश्न आया, यहां तक तो हमने देखा कि धार्मिक मुद्दा है, वह चीजें हैं। शोधकर्ताओं का क्या मानना है, इसको थोड़ा समझिए। वर्ष 2020 में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक राज भगत पलानी ने अपने शोध में यह निष्कर्ष निकाला था कि यह एक शांत जल वाला क्षेत्र है जहां बालू के एकत्रण से उथले क्षेत्र का निर्माण होता है जो पुल की तरह दिखाई देता है। अब मैं फिर से आपको वही मैप दिखाता हूं, इससे क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ पर यह जो पूरा क्षेत्र है ये कैसे शांत जल वाला क्षेत्र है। और इसको इसलिए हमें समझना है जिससे हम ये समझ सकें कि आखिर ये जो शांत जल की वजह से क्या ऐसा कोई निर्माण हो सकता है। तो देखिए, आपको पता है कि यह वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ वाला तो ये आपका बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र और दूसरी तरफ है आपका अरब सागर वाला क्षेत्र। अब यहाँ पर ये जो बीच का जो जल है, जहाँ पर मैं सर्कल करने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर जो जलधाराओं की गति है वह काफी कम है। और जब जलधाराओं की गति कम है तो इसके वजह से क्या होता है कि यहां पर जो भी अवसाद आते हैं, चाहे वो किसी नदी के माध्यम से आए, आपको पता है कि वर्षा के द्वारा, नदियों के द्वारा बड़ी मात्रा में क्या होता है, एक अवसाद एकत्रित होता रहता है। तो वह उनका कहना है, उन्होंने अपने एक निष्कर्ष में निकाला कि हो सकता है कि चूंकि यहां पर जल की गति कम है, इसके वजह से जो अवसाद एकत्रित होते हैं उनके एक श्रृंखला के रूप में, एक क्रम के रूप में एकत्रित होने से एक जो है कि एक उथले क्षेत्र का निर्माण हुआ। लेकिन प्रश्न फिर आएगा जिसका वो समाधान नहीं कर पाए। प्रश्न ये आएगा कि आखिर जो अवसाद एकत्रित होगा, तो यह जो अवसाद है, यह मान लेते हैं कि यहाँ पर नदी या किसी के द्वारा गिराया जाए, तो ये जो अवसाद है यहाँ पर एकत्रित होगा, ये कंटिन्यूस कैसे यहाँ से लेकर यहाँ पर एक पुल के रूप में कैसे होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो इन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा था शांत जल की वजह से। तो आप समझ लीजिएगा कि शांत जल उन्होंने क्यों कहा। दरअसल वो यह कहना चाहते थे कि जहां पर ओशन करेंट्स की जो वहां पर जो वेलोसिटी है वो जब कम होती है तो इस प्रकार के निर्माण हो जाते हैं और सही में कई जगह हुए हैं। दूसरा जो मत है, इतिहासकार और पुरातत्वविद प्रोफेसर माखन लाल कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनका ये कहना है,
कोरल और सिलिका जब गर्म होते हैं, चूंकि कोरल का मतलब कोरल जो चट्टाने होते हैं जो कोरल जीव के द्वारा बनाई जाती हैं, या समान शब्दों में कहें तो जो चूना, ऐसी चट्टाने जिसमें चूना ज्यादा होता है, और यह चूने वाली चट्टाने और सिलिका जब गर्म होता है तो उसमें जो है कि क्या होता है, बीच बीच में हवा भर जाती है, और हवा भरने की वजह से क्या हो जाता है, वह हल्का हो जाता है। इनका कहना है कि कुछ ऐसी चट्टाने होती हैं जो चूना निर्मित होती हैं, जो सिलिका निर्मित होती हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं, इनके बीच में जो है कि हवा भर जाती है, इसके वजह से हल्के हो जाती हैं और तैरने लगती हैं। इनका कहना है हो सकता हो कि ऐसे ही पत्थरों को चुन चुनकर पुल का निर्माण किया गया हो। फिर इसमें भी एक प्रश्न आएगा, प्रश्न यह आएगा कि आखिर ऐसे जो है कि पत्थर इतनी मात्रा में मिले कहां से होंगे, किस व्यक्ति ने ऐसा बताया होगा कि आपको यहां पर ऐसे पत्थर रखें और इतनी बड़ी श्रृंखला पुल का आप निर्माण कर दीजिए। खैर ये एक मत था। तीसरा मत है, कुछ जो ज्योग्राफर्स हैं उनका मानना है कि नहीं, यह जो है कि अन्य जो है कि ओशन वाले जो क्षेत्र होते हैं जहां पे कोरल जीव होते हैं, जैसे परवाल भित्तियां आपने शब्द सुना होगा, जैसे आपने ग्रेट बैरियर रीफ शब्द सुना होगा, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसी के तरह कुछ लोग कहते हैं कि यह जो है कि एक क्या है, एक कोरल वाला क्षेत्र है। और कोरल वाले क्षेत्रों में क्या होता है, देखिए आसान शब्दों में मैं समझाता हूं कि जो कोरल होते हैं, परवाल होते हैं, वह ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर में जो भी भोजन लेते हैं उसको जो भी मलमूत्र के रूप में वो बाहर निकालते हैं, या फिर उनकी जो अस्थियां होती हैं उनमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है। ये जीव जब मरने लगते हैं तो क्या करते हैं, चूने का निर्माण एक परत बनाने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो दीमक होते हैं, दीमक क्या करते हैं, अपने अवशेष के माध्यम से एक मिट्टी के जो है कि छोटे छोटे चीजें बना देते हैं, मतलब एक जो है कि संरचना बना देते हैं। ठीक ऐसे ही कोरल बनाते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि यह जो क्षेत्र है यहां पर शांत जल है, यहां का जो वाटर है वो सेलाइन है, और यहां पर जो कोरल अर्थात परवाल के विकास के लिए जो आइडियल कंडीशन होती है वो भी है। और इस तरह से यह जो पूरा निर्माण हुआ है ये कोरल के द्वारा हुआ है, जैसा कि ग्रेट बैरियर रीफ के द्वारा हुआ है, या कई आप जो है कि सैकड़ों आपको पता होगा कि जो कोरल द्वीप हैं उनका निर्माण होता है, ऐसे ही इसका निर्माण हुआ है। तो एक मत ये है। तो यहां पर कुछ हमने मतों को देखा। अब आप डिसाइड कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे अच्छा जो है कि विकल्प आपको कौन सा लगता है। तीनों मत इसलिए मैंने बता दिए क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में फेस करें तो किसी एक मत पर रिजिड मत होइएगा, थोड़ा सा कोशिश ये कीजिएगा कि हर चीज का जवाब दें कि मेरा मानना ये है, लेकिन इसके साथ साथ मेरी सहमति इन मुद्दों पर भी हो सकती है। ऐसे आप करके आप जवाब दे सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राम सेतु के विषय में जानने के लिए एक अंडर वाटर स्टडी को अनुमति प्रदान कर दी है। यह जो अंडर वाटर स्टडी की जाएगी, यह की जाएगी NIO अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी गोवा के द्वारा यह की जाएगी। आपको पता है कि हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात ASI है, और इसके अंतर्गत एक जो है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी आता है। तो यह जो कमेटी है, यह जो बोर्ड है, इसी ने क्या किया है, यह किसके अधीन में आता है, यह ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या आता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी आता है। इसी बोर्ड ने NIO अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। दरअसल NIO ने इस पुल के औसात अर्थात सेडिमेंट का मतलब जो चट्टाने हैं, और इन चट्टानों की प्राचीनता, ऐतिहासिकता, इनकी उत्पत्ति के विषय में अध्ययन करने की अपना एक प्रस्ताव रखा था, और इसी प्रस्ताव को ASI के सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी के द्वारा क्या कर दिया गया है, स्वीकृति देगी। यह जो स्टडी होगी इससे पता चल जाएगा कि यह कितना प्राचीन है, किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित हुआ है, और साथ ही साथ इसमें जो है कि मानव की भूमिका, या फिर जो है कि इसकी जो ऐतिहासिकता से जुड़े पक्ष हैं वो कितने सही हैं, या फिर जो कोरल रीफ से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं, या फिर जो अवसादों के एकत्रीकरण होने के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें कौन सा ज्यादा साइंटिफिक निकलता है, इसके पता चल पाएगी। जो NIO है वो CSIR के अंतर्गत आता है, और आने वाले अगले 3 साल तक यहाँ पर स्टडी की जाएगी। और ये जो स्टडी की जाएगी इसमें कार्बन डेटिंग जो पद्धति होती है, अर्थात इससे ये पता चलता है कि कोई चीज कितनी पुरानी है, उसका भी प्रयोग किया जाएगा। और इसके लिए इसके साथ साथ जो मटेरियल साइंस होता है, मटेरियल साइंस का मतलब यह है कि यह जो भी कुछ बना हुआ है कुछ ना कुछ
कुछ मटेरियल से बना हुआ है, तो हम उससे ये पता कर सकते हैं कि आखिर ये जो मटेरियल है इसकी उत्पत्ति कब हुई होगी, इसका निर्माण कैसा हुआ है, इसका कंपोजिशन कैसे हुआ है। ये जो अध्ययन है मार्च के अंत तक प्रारंभ होगा, अगले 3 साल तक चलेगा और इसमें यह प्रयास किया जाएगा कि ये जो पूरा ब्रिज है, पुल है राम सेतु, इसमें किसी भी चीज को हटाया परिवर्तित ना किया जाए। ड्रिलिंग किया जाएगा जिससे नीचे की चट्टानों का पता कर सकें, लेकिन इसमें भी ये ध्यान दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार का टूटने या ऐसी कोई चीजें ना हो, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अगर ये वास्तव में राम सेतु है, जैसे कि राम मंदिर के विषय में कहा गया, तो अगर राम सेतु होगा तो इसको कंजर्व किया जाएगा, यह जो संस्कृति जो हमारा है उसके तहत यह आ जाएगा। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, इसलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि यहाँ पर स्टडी की जाए, उसकी ऐतिहासिकता का पता लगाया जाए और उसके बाद उसको उसी रूप में कंजर्व किया जाए। एनआईओ का मानना है कि इसमें इसके जो सभी अध्ययन है वह भारतीय लैब में ही किए जाएंगे, अर्थात जो यहाँ से जुड़ी कोई भी चीज बाहर नहीं भेजे। यहाँ पर जो है कि चट्टानों का पता लगाने के लिए, अर्थात ये जो पुल है किस प्रकार की चट्टानें हैं, कितनी प्राचीन हो सकती हैं, सिस्मिक सर्वे भी किया जाएगा। सिस्मिक सर्वे का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें कि आपने देखा होगा ये मेरे हाथ में मार्कर है, अब मान लेते हैं मैं इस पे ऐसे जो है कि झटका मारता हूं, तो इस यहाँ पर मैंने झटका मारा लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। तो ठीक इसी तरह से हर चट्टान में क्या होता है कि यह जो वाइब्रेशन होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग होती है और इससे हम चट्टानों को पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, अब मान लेते हैं जो चट्टानें हैं वो क्या है, कुछ खनिजों का ही मिश्रण है। अभी तक की जितनी खनिजें हैं सबका हमने उसकी विशेषता पता कर ली है कि आखिर किसी चीज में जो साउंड है या फिर जो है कि जो यहाँ पे वेव्स होती हैं वो कितनी तेजी से पास हो सकती हैं। तो इसी तरह से यहां पर भी हम क्या करेंगे, सिस्मिक सर्वे करते समय मान लेते हैं ऊपर से हमने झटका मारा तो नीचे चट्टानें कितने देर में पहुंचती हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम उसको मैच करेंगे, आखिर ये जो विशेषताएं दिख रही हैं वो किस चट्टान के रूप में है। तो यहां पर सिस्मिक सर्वे भी किया जाएगा, या आपसे पूछा जा सकता है कि सिस्मिक सर्वे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये जो एनआईओ है इसके लिए क्या करेगा, जो है कि ये जिस सर्वे करने वाली एजेंसी है क्या करेगा, आरबी सिंधु साधना नामक जहाज का प्रयोग करेगा। यह पूछा जा सकता है कि आखिर ये जो जहाज है ये क्यों चर्चा में बना हुआ था। प्रश्न आएगा कि क्या ऐसे सर्वे पहले भी हुए हैं, तो हाँ, एक नहीं आपको कई दर्जनों ऐसे सर्वे मिल जाएंगे भारत के अलावा जो है कि विश्व में भी, जिससे ये पता चलता है कि कोई चीज जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब क्या हो चुकी है, वो नीचे धंस चुकी है। जैसे कि इंडिया के संदर्भ में जो द्वारका है इसको माना जाता है कि पहले एक द्वारका नगरी हुआ करती थी जो कि क्या हो चुकी है, सबडक्ट हो चुकी है, डूब चुकी है। तो ऐसे आने वाले समय में हमें यहाँ पर राम सेतु के विषय में भी हो सकता है, ऐसी कुछ चीजें पता चल सकती हैं। विश्व में कई ऐसे स्थान हैं जो हम खोजते हैं तो पता चलता है कि यहाँ की कोई संस्कृति रही होगी। तो अगर यहाँ पे जो है कि राम सेतु रहा होगा, स्वाभाविक है उसका एक बेस होगा, या फिर वो जो चट्टानें होंगी भले ही ऊपर से नीचे की ओर दब गई हैं या फिर सी लेवल ऊपर आ गया है तो वह जो है कि उसके ऊपर जल है, लेकिन उसके विषय में पता चल जाएगा। अब देखिए होगा क्या कि अगर हमें एक ही प्रकार की चट्टानें कंटिन्यूस दिखाई दे रही हैं और वह चट्टानें वहाँ की ज्योग्राफी या फिर वहाँ के पूरा जो वहाँ का भूगोल है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठती, तो उसका मतलब क्या है कि उसको कहीं बाहर से लाया गया है। तो कहीं बाहर से जब लाया जाएगा तो या तो इंसान लाएगा या फिर ओशन करेंट्स लाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ओशन करेंट्स यहाँ कोई आती नहीं है। हो सकता है प्राचीन समय में आती हो, लेकिन प्राचीन समय में भी अगर ओशन करेंट्स आती होंगी तो आखिर वह उसको इस रूप में, एक लाइन के रूप में, एक सीक्वेंस के रूप में कैसे लगाएंगे। तो कई तरह की चीजों का समाधान आने वाले समय हमको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं CSR अर्थात कॉर्पोरेट जो है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हिंदी में बोला जाता है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। अब यह दरअसल हुआ क्या है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों को बहुवर्षीय परियोजनाएं शुरू करने की अनुमति देने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यय के नियमों में संशोधन किया है। तो हम समझेंगे कि आखिर ये जो CSR है सबसे पहले इसे समझते हैं क्या।
तो सामाजिक जो है कि जो दायित्व है से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे आज से ऐसे कृत्यों से है जो क्या होते हैं कंपनी के द्वारा नैतिक रूप से किए जाते हैं। अब कैसे किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं इसको थोड़ा सा समझिए, इसका जो दार्शनिक आधार है उसको समझिए। मान लेते हैं कि आपने एक कंपनी खोला और आपने कहा कि आप मार्कर बनाएंगे। मार्कर आप बनाएंगे तो इस मार्कर में जो भी सामान होगा वो कहां से आएगा? इसी समाज और सोसाइटी से आएगा। आप क्या करेंगे, एक मार्कर बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वह जो उसके इस मार्कर को बनाने के बाद कई तरह के आपके पास वेस्ट मटेरियल होंगे, उनको आप क्या कर देंगे, डंप कर देंगे। या फिर जब मार्कर आप बना रहे हैं तो इसमें आपने जितने चीजें ली उसमें कई चीजों को आपने प्रदूषित किया होगा, या अगर प्लास्टिक है तो आपने इसके अवशिष्ट को मिट्टी में डाला होगा, आपने जल को प्रदूषित किया होगा, आपने हवा को प्रदूषित किया होगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि मार्कर बनाकर खुद लाभ ले रहे हैं और समाज को क्या दे रहे हैं, कई तरह के हानिकारक तत्व दे रहे हैं। तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR है, यह कहता है कि जो आप प्रॉफिट ले रहे हैं आप लीजिए, आप मेहनत कर रहे हैं लीजिए, लेकिन आपको समाज को भी कुछ देना होगा। और इसी के कारण भारत के साथ साथ पूरे वैश्विक लेवल पर यह कंपनियों के लिए अनिवार्य बनाया गया है कि वह अपनी आमदनी का कुछ भाग उन लोगों के कल्याण पर भी खर्च करें जिन्हें असुविधा हुई है, और इसी को बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रश्न आएगा कि क्या जहां पर कंपनी है वहीं के लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। स्वाभाविक है कि आपने यहां पर एक प्लांट लगाया है, यहां पर अगर आपको लगता है कि यहां पर प्लांट लगा सकते हैं, स्कूलिंग कर सकते हैं, यहां के बच्चों के लिए ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था कर सकते हैं, आप कर दिए। आप दूसरे स्थान पर भी कर सकते हैं, कोई दूसरा आपके इस क्षेत्र में भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, समाज को कुछ उसका अपना हिस्सा देना है। भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियम 1 अप्रैल 2000 जो है कि 14 से लागू हैं। अभी हाल ही में इसकी नियमावली में कुछ परिवर्तन किए गए। ऐसी सभी कंपनियां जो 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की कुल संपत्ति वाली हो, या फिर 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का जिनका टर्नओवर हो, या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का जो शुद्ध लाभ हो, तीनों अलग अलग शब्द हैं। अगर इनकी कैटेगरी में आती है कोई कंपनी, तो अपनी 3 वित्तीय वर्ष के औसत लाभ का उनको क्या करना होगा, 2% व्यय करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अपनी 3 वित्तीय वर्ष के औसत लाभ का 2% उनको खर्च करना होगा अगर वह इन 3 कैटेगरी में फिट बैठती। नवीन परिवर्तन में सरकार ने तीनों वित्त वर्ष के औसत लाभ के 2% की सीमा को परिवर्तित कर दिया है और किसी वर्ष में 2% तक निर्धारित किया है। अर्थात अगर जो है कि क्या है कि आपको लाभ मिलता है 1 साल में भी, तो भी आपको क्या करना होगा, अपने लाभ का 2% खर्च करना होगा। इसके साथ यह आवश्यक प्रावधान बनाया गया है कि केवल उन्हीं कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ CSR का प्रयोग किया जा सकता है जो कंपनियां सरकार के साथ पंजीकृत हों। इसको मैं और आसान करता हूं। इसका मतलब है कि आपने क्या किया, ये मार्कर की फैक्ट्री खोली और आपने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, कोई कंपनी है जो कि क्या करती है, स्कूलिंग के काम देखती है, या पानी की व्यवस्था का देखती है, या प्लांटेशन का करती है, तो या फिर जो है कि हेल्थ के लिए कुछ कार्य करती है। आपने कहा कि हम उसको अपने पैसा दे दिए। अब सरकार ने कहा कि नहीं, आपका जो CSR का प्रयोग आप उन्हीं कंपनियों के साथ करेंगे जो कंपनियां क्या होंगी, सरकार के साथ पंजीकृत हों, जिससे सरकार यह दे सके कि आखिर जो आप CSR का पैसा खर्च करवा रहे हैं किसी कंपनी के माध्यम से, वह कंपनी कैसे उसको यूज कर रही है। और इसके अलावा ऐसी सभी संस्थाओं को अप्रैल तक सरकार के पास पंजीकृत होना, अर्थात जो CSR का पैसा लेकर जो कंपनियां कार्य करती थी, अब उनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन लेना होगा। नया संशोधन कंपनियों को कंपनी अधिनियम की धारा 8 कंपनी या पंजीकृत सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट को अधिकृत करने से प्रतिबंधित करती है। इसका मतलब यह है कि पहले अगर आप कहते थे कि आपके जो कोई सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, आपने उसको पैसा दे दिया या फिर अपनी खुद की अपनी कोई कंपनी बना दी, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना होगा कि आप CSR का जो पैसा है वह उन्हीं कंपनियों को के साथ शेयर करेंगे, उन्हीं कंपनियों से खर्च करवाएंगे जो कि क्या है, रजिस्टर्ड है सरकार के। और इसके लिए
जो कंपनियां इस प्रकार की सीएसआर के पैसे का यूज करके जो सीएसआर के तहत के जो कार्य वो करती हैं उनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकार इन कंपनियों को धारा 8 कंपनी के तहत एक विशेष लाइसेंस देती है और लाइसेंस के लिए 3 प्रमुख शर्तें। पहले तो कंपनी को धर्मार्थ उद्देश्य के लिए निर्मित किया जाए। ये सब चीजें छोड़ दी, ये आपसे नहीं पूछेगा, काफी अलग लेवल का हो गया है। कुल मिलाकर अभी तक हो क्या रहा था, रिलायंस फाउंडेशन, भारतीय फाउंडेशन, डीएलएफ फाउंडेशन जैसे निजी ट्रस्ट जो संबंध कंपनी के लिए सीएसआर खर्च का अधिकांश भाग प्राप्त करते थे, इस परिवर्तन से प्रभावित होंगे। अब होता क्या था कि रिलायंस कंपनी है, उसने अपना एक फाउंडेशन बना दिया। फाउंडेशन बनाकर कहा कि जो हम सीएसआर का पैसा इस फाउंडेशन के माध्यम से खर्च करेंगे। ऐसे ही भारतीय फाउंडेशन ने कहा। तो होता क्या था कि सरकार को ये पता नहीं चलता था कि आखिर इन्होंने 2% जो पैसा खर्च किया है वह कैसे किया। तो अब सरकार ने कहा कि ठीक है, आपको फाउंडेशन के माध्यम से करना है, किसी तरह से करना आप करो, लेकिन उसका आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। और रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब है कि सरकार यह देखेगी कि आपको जो सीएसआर के तहत पैसा मिला था उसका यूज आपने कैसे किया, क्या सही में आपने सीएसआर का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति की है या फिर पैसे का गबन किया है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यह क्या क्या परिवर्तन किया गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।